गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टाइक्योमेट्री को पढ़ना सीखा था, किसी केमिकल रिएक्शन की को। ठीक है, हमने देखा था लास्ट क्लास में कि किसी केमिकल इक्वेशन को, किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो नंबर आते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं सर? कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कराने के लिए। ठीक है, तो बैलेंस करने के बाद जो नंबर आते हैं, किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जो नंबर हम काम में लेते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट। इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अच्छा वहीं से शुरू करते हैं थोड़ा सा। मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। मैंने आपको पढ़ना सिखाया था केमिकल रिएक्शन को नई तरीके से, है ना। मैंने आपको वो सिखाया था कि आप उनके स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट को क्या मानोगे? उनके मोल्स। ध्यान है आपको? कुछ समझाता हूं मैं आपको बात। मान लो एक रिएक्शन है H2 प्लस O2। ठीक है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं H2। मैंने कहा कि क्या ये रिएक्शन, क्या ये इक्वेशन पूरी तरह सही है? आपने कहा सर नहीं, अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा कर लेते हैं बैलेंस। यहां मैंने लगाया 2, यहां लगेगा 2। क्लियर होती है बात मेरी, है ना। करना आती है ना बैलेंस तो सबको। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो सर इक्वेशन तो बैलेंस्ड है। अब मैंने कहा था कि आज से आप लोग इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को इस तरह पढ़ेंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल किसके बनाता है? वाटर के। आई रिपीट, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल किसके बनाता है? वाटर के। क्लियर होती है बात मेरी? जैसे एक और रिएक्शन में लिखूं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, मैंने यहां क्या किया? बैलेंस करने के लिए 2 है, यहां 2 लगाया, हाइड्रोजन 6 हो गए तो मैंने यहां 3 लगाया। अब इस इक्वेशन को आपको इस तरह से पढ़ना आना चाहिए कि 1 मोल नाइट्रोजन ने 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और 2 मोल क्या बनाया? अमोनिया। बोलो बात समझ में आती है? अब ये मैं कैसे पढ़ रहा हूं? अगर आपको देखो, मारने को रट्टा मार लोगे कि हाँ सर हम पढ़ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, बट फील कराना बहुत जरूरी है। वो तब आएगा जब आप एक बार लास्ट वीडियो को अच्छे से देख के आओगे। ठीक है, अच्छा अब सुनो, वापस आते हैं आज क्या बात करनी है हमें। अच्छा सुनो, मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया इस तरह से। आपने कहा सर नहीं हम तो नहीं कर रहे ऐसे बैलेंस। आपने कहा हमको तो दूसरे तरीके से करना है। मैंने कहा भाई करो करो। आपने कहा मैं इस इक्वेशन को इधर लिख देता हूं, मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं, सुनेंगे ध्यान से। मैंने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स H2 और मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया इस तरह से। यहां लगाया 2 और यहां लगाया 2। आपने कहा नहीं सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे सर। H2 प्लस O2 गिव्स H2। यहां पर 2 हाइड्रोजन आपने 2 रहने दिया, यहां ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 1, आपने इधर हाफ लगाया। इक्वेशन तो ये भी सही है, इक्वेशन तो ये भी सही है, दोनों ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्लियर हो रही है बात मेरी? दोनों ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये भी तो सही है कि 1 मोल हाइड्रोजन का आधे मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल किसका फॉर्म करेगा? वाटर का। ठीक है, तो सर क्या स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यहां चेंज हो रहे हैं, देखो एक ही इक्वेशन है, इसमें मैंने स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज में लिया 2 1 2। ठीक है, यहां 1 आधा और 1, तो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी बैलेंस कर सकता हूं। सुनना ध्यान से, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस तरह भी बैलेंस कर सकता हूं। कैसे? 4H2 प्लस 2O2 गिव्स 4H2। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता हूं। ठीक है, 4 देख लो, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इस तरह भी बैलेंस कर सकता हूं। कोई अलग तरीके से भी बैलेंस कर सकता है। तो 100 बच्चे तो अलग अलग दिमाग लगाएंगे तो 100 तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो सर क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बट एक चीज कभी चेंज नहीं होगी, और यही इंपॉर्टेंट बात हमें सीखनी है। कभी भी आप किसी भी तरह से रिएक्शन को बैलेंस करो, किसी भी तरीके से, कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आप यूज करो, बट एक चीज हमेशा सही होगी, हमेशा एक ही रहेगी, ऐसा कहना चाहिए मुझे, कभी भी नहीं बदलेगी। क्या चीज? रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के मोल्स का रेशियो, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मोल का रेशियो। क्या कहा मैंने? रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन नेवर बी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन।
स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कैन बी चेंज, बदल सकते हैं, बट इनके स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स का रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब क्या है सर, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि मुझे यहां पर रेशियो निकालना है हाइड्रोजन के मोल, ठीक है, और ऑक्सीजन के मोल के बीच में। भाई n मतलब मोल, H2 यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल के बीच में रेशियो निकालना है यहां पे। तो मैंने कहा सर निकल जाएगा, ये 2 है, इसके मोल कितने गिवन है आपको 2। अरे इक्वेशन देख के बता दोगे ना, मोल कितने मोल है 2, और ऑक्सीजन के कितने मोल है सर 1। क्या रेशियो आया 2:1, ठीक है। अच्छा ये मैंने इस तरह से बैलेंस की थी, ये मैंने दूसरे तरीके से बैलेंस की थी। यहां पर रेशियो निकालो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यहां पे रेशियो निकालो, सिंपल रेशियो निकालना है। यहां हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो निकालो। क्या आएगा सर, हाइड्रोजन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का आधा मोल है, यानी कि सर 2:1। बोलो सही है। अरे सिंपल रेशियो में लिखोगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्लियर होती है बात मेरी। अच्छा सुनो, एक और बात सुनो। मान लो मुझसे कहा कि आप ऑक्सीजन और वाटर के बीच का रेशियो निकालो मोल्स का। ऐसा मैंने अभी कहा ऐसा कि रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट रेशियो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रेशियो भी हमेशा सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं करेगा। सुनो यहां पे सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, है ना, इनका रेशियो निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा ऑक्सीजन के मोल कितने हैं रिएक्शन में 1, वाटर के कितने मोल हैं 2, क्या रेशियो आया 1:2। अच्छा इधर निकालते हैं दोनों का मोल का रेशियो, NO2 डिवाइडेड बाय NH2O। ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो कितना है सर, ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं हाफ, और वाटर का 1, क्या आया सर 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 1:2। यहां भी क्या आ रहा 1:2, यहां भी क्या आ रहा 1:2। एक और देख लो, मुझसे कहा हाइड्रोजन और वाटर के बीच का रेशियो निकालो मोल्स का। तो मैंने कहा NH2 डिवाइडेड बाय NH2O विल बी इक्वल्स टू 2:2। सिंपल करोगे तो 1:1, ठीक है। यहां निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विल बी इक्वल्स टू क्या सर 1:1। देखो जरा यहां पर मैंने देखा इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के मोल्स का रेशियो निकाला 2:1। यहां भी कितना है 2:1। ये कैसा है फिक्स, कैसा है फिक्स। क्लियर हो गई बात मेरी। रेशियो चेंज हुआ क्या नहीं। यहां पर ऑक्सीजन और H2O के बीच का रेशियो कितना है 1:2। यहां पर O2 और H2O के बीच का रेशियो कितना है 1:2, ठीक है। यहां पर H2O के बीच का रेशियो कितना है 1:1, यहां भी कितना है 1:1। तो क्या मैं एक बात लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा, घबराओ मत। देखो इधर, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ में आया तो लाइव जिंगल आ भाई सब समझ में आ जाएगा फिर, है ना। चैप्टर में मोल कांसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती है ना मेनली पेपर में, कंपटीशन के एग्जाम्स आप देख लो, है ना, नीट डायबिटीज, ठीक है, साथ में इसका जो यूज है वो दूसरे चैप्टर में बहुत ज्यादा, जो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं। मोल्स निकालना सीखेंगे हम इससे, है ना। देखो यूज कहां होगा इसका, क्लास के लास्ट तक समझ में आ जाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, लास्ट तक हमें समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहां पर। अच्छा सुनो, मैंने क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ पार्टिसिपेटिंग द रेशियो ऑफ मोल्स, ऐसे लिखना चाहिए, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेम। जो रेशियो होगा रिएक्टेंट्स के मोल और प्रोडक्ट्स के मोल का, है ना, या फिर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के मोल का, या फिर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के मोल का, वो हमेशा कैसा रहेगा सेम। चाहे स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। किसी भी तरह से आपने बैलेंस को इक्वेशन किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह का, उससे बिल्कुल भी ये फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों का रेशियो चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, N2 plus H2, है ना, gives NH3, है ना। इसको बैलेंस किया मैंने, बैलेंस करने के बाद मैंने यहाँ 2 लगाया और यहाँ 3 लगाया, मैंने इस तरह बैलेंस किया। अरे बच्चा आया नहीं सर मुझे तो ऐसे बैलेंस नहीं करना, मुझे तो ऐसे करना है, कर ले भाई,
उसने कहा कि सर इसको ऐसे बैलेंस करो, N2 प्लस 6H2 gives 3 4 NH3। देख लो, 4 नाइट्रोजन और 12 हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हो, बट इनके मोल्स का रेशियो चेंज नहीं कर सकते। मतलब सर, मतलब देखो, NN2 डिवाइडेड बाय NH2, मैंने कहा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मोल का जो रेशियो वो इधर निकालो इस इक्वेशन में। आपने कहा सर निकल जाएगा 1:3। अरे हाँ है ना, 1:3 तो आएगा ना। मैंने कहा कि चलो इधर निकालो, इनका रेशियो निकालो, NN2 और NH2 का रेशियो। तो आपने कहा सर 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1:3। सेम आया कि नहीं आया? आपने तो अलग अलग तरीके से बैलेंस किए इक्वेशन, पर रेशियो हमेशा सेम आएगा। एक केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है, हाँ ये लगाओगे तभी जब बैलेंस होगा, ध्यान रखना इस बात को। मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, तभी ये चीज लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब वो कैसे भी आपने इक्वल किए हो, डजंट मैटर, रेशियो हमेशा सेम रहेगा, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। आप सुनते जाओ धीरे धीरे, साथ साथ आप यहाँ इन दोनों के बीच का रेशियो निकालो, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालो, इधर तो सेम ही आएगा, करके देख लेना। आप सुनो ध्यान से, सुनो। मैंने कहा कि एक केमिकल, जनरल केमिकल इक्वेशन है ए और इससे बन रहा है बी, ठीक है। मान लो कि कोई रिएक्शन है जिसमें ए क्या बना रहा, बी, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया ए, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया बी, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर से सुन लो, मैंने कहा कोई रिएक्शन है जिसमें ए से बन रहा बी, ठीक है। इनको जब बैलेंस किया तो बैलेंस करने के बाद यहाँ आया ए क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। और यहाँ आया बैलेंस करने के बाद बी क्या है सर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल बी, ठीक है। लिख देते हैं, व्हाट इज ए सर, ए इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है सर। बी इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने पढ़ा था ये जब इस इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे तो इनके मोल्स का रेशियो कांस्टेंट होगा, कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूं Na में Nb, तो इस इक्वेशन को किसी भी तरह से बैलेंस किया हो, इनका मोल्स का रेशियो हमेशा क्या आएगा, A में B। बोलो हाँ या ना। A क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, B क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, मैंने क्या कहा आपसे, ध्यान से सुनो। A से बन रहा B, ठीक है। A क्या है, स्मॉल है, इस A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और B क्या है, इस B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर होती है बात। फिर मैंने कहा कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के मोल्स का रेशियो, A और B के मोल्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, व्हिच इज A में B, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर। अच्छा, अब ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि Na, ध्यान से देखना, Na में A, इसको देखो, Na में Nb इज इक्वल्स टू A में B। इस A को मैं नीचे लाया, Na में A विल बी इक्वल्स टू Nb ऊपर चला गया, Nb में B। बोलो हाँ या ना, अरे भाई क्या किया मैंने, सुनो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा कि Na में A नीचे आया इज इक्वल्स टू Nb में B। That is the real mole concept for a chemical reaction. That is the real mole concept for that chemical reaction. क्या कहा मैंने कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज ही यही है आपके। अभी सवाल पे अप्लाई करेंगे, क्लियर होगी बात मेरी, ठीक है। छोड़ो इसको, इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। कि Na में A इज इक्वल्स टू Nb में B। एक और केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। मैंने कहा एक केमिकल रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DB, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इसको बैलेंस करते हैं, है ना।
बैलेंस करने के बाद स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट आया ए बी सी और डी, ठीक है। क्या मैं इस इक्वेशन के लिए ऐसे लिख सकता हूं Na अपॉन में a इज इक्वल्स टू Nb अपॉन में b इज इक्वल्स टू Nc अपॉन में c इज इक्वल्स टू Nd अपॉन में b। देखो ना, इसको समझो, इसको समझो। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, यहां पर आप इक्वेशंस अरेंज करोगे, अलग-अलग रेशियो निकालोगे तो लास्ट में तो यही आना है। Na अपॉन में a इज इक्वल्स टू Nb अपॉन में b इज इक्वल्स टू Nc अपॉन में c इज इक्वल्स टू Nd अपॉन में d। बोलो बात क्लियर हो रही है मेरी? कुछ बात समझ में आ गई? अब सर इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, एक के मूल दे देगा, दूसरे के पूछ लेगा। अब भाई स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट तो बताऊंगे आपको, इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे, ठीक है। अब क्या करेगा, एक के मूल दे देगा, दूसरे के पूछ लेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? इक्वेशन में क्वेश्चन करते हैं इसका, है ना, तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। अब सुनेंगे ध्यान से आप मेरी बात को, सुनेंगे आप ध्यान से मेरी बात को। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक इक्वेशन पर, किसी इक्वेशन पर मोल कांसेप्ट को लगाना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन है 247 ग्राम ऑफ KClO3, है ना, converts to 247 grams of KClO3 heated, then it liberated oxygen O2, है ना। find the amount of O2 या liberated oxygen, liberated O2। अब सुनो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि मेरे पास KClO3 है। क्या है मेरे पास? KClO3। ये कह रहा है कि KClO3 को हीट किया गया है ना, इसको हीट किया। हीट करने पर मैं आपको बता देता हूं बनता क्या है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, साथ में क्या बनता है, KCl, ठीक है। अच्छा, आपको क्या कहा है कि मेरे पास KClO3 कितना है, 247 ग्राम, कितना ऑक्सीजन निकलेगा। आई रिपीट, KClO3 कितना है, 247 ग्राम, कितना ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, किसमें बताना है अमाउंट? अगर इस तरह पूछे तो इन ग्राम्स, इसमें बताना है इन ग्राम्स। अच्छा सुनो, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। कर लो बैलेंस, है ना। 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इसको ओड में है, ये इवन में बदलो, ठीक है। 6, यहां क्या आया 6, तो यहां लगेगा 3 और यहां लग जाएगा 2। बैलेंस है इक्वेशन, है ना। अब इक्वेशन को पढ़ोगे कैसे कि 2 मोल KClO3 जब हीट कराया जाएगा तो 2 मोल्स ऑफ KCl देगा और 3 मोल ऑक्सीजन के देगा। बोलो हां या ठीक है। अच्छा, यानी कि सर अगर मेरे पास 2 मोल KClO3 हो तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकलेंगे, 3 मोल्स। पर मेरे पास कितनी KClO3 है, मेरे पास है 247 ग्राम। अब मुझे क्या पता ये कितने मोल्स होती है ना, निकालना पड़ेगा कि KClO3 का 247 ग्राम कितने मोल होगा। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। सुनो, वापस से सुनो, शुरू से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि एक केमिकल रिएक्शन है, KClO3 और हीट किया, हीट करने पर उसने KCl बनाया और O2 बनाया, ठीक है। इस इक्वेशन को सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लगाना है इस पे मोल कांसेप्ट, सुनना ध्यान से। क्या मैं इस इक्वेशन के लिए मोल कांसेप्ट को ऐसे लिख सकता हूं, सर n KClO3 डिवाइडेड बाय 2, अरे KClO3 के मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल्स टू NO2 डिवाइडेड बाय 3। हां कि ना, लिख सकता हूं मैं ऐसे में इसको। क्या करो, AA गिव्स BB, लास्ट में यही तो आ रहा था। देखो सुनो, मैंने क्या कहा, आप इस इक्वेशन को किसी तरह बैलेंस कर लो, आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है। जस्ट इमेजिन KClO3 डिवाइडेड बाय NO2, आपको इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। तो मैंने अभी कहा था ना कि ये हमेशा फिक्स रहेगा 2:3। आप किसी भी तरह से बैलेंस कर लो। फिर इसको रीअरेंज करके क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, n KClO3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा नीचे, विल बी इक्वल्स टू NO2 डिवाइडेड बाय 3। बोलो हां कि ना, लिख सकते हैं ना ऐसे? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर आपके पास KClO3 के मोल हो तो आप ऑक्सीजन के मोल निकाल लेंगे, और ऑक्सीजन के मोल निकाल लेंगे तो इसका ग्राम में मास नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, सीखा है हमने, ठीक है। तो KClO3 के मोल कैसे निकालें, आपको दिया हुआ है KClO3 का मास,
आपसे कहा है कि मास ऑफ KClO3 विल बी इक्वल्स टू कितना 247 ग्राम। तो मोल्स क्या होंगे NaKClO3 विल बी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हाँ है ना, बिल्कुल सर। गिवन मास कितना सर 247 ग्राम अपॉन में KClO3 का मोलर मास कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेशियम का होता है 39 प्लस 35.5 और 16 दिया 48, ठीक है 9 और 100, ये कैलकुलेट करना है, ये इतना आएगा 126.5 ना 122.5, कितना आएगा 122.5, क्या मैं सही हूँ 44 123.5 46, ठीक है 123.5 आएगा। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है ना। अच्छा ये कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स, हाँ है ना। अरे 2 मोल आएगी नहीं आए, बिल्कुल आए। अब इसको यहां रख दो, इसको इसमें रख दो इक्वेशन। NaKClO3 कितना आया 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू NO2 कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 3। अब कर लो इसको कैलकुलेट, यहां कर रहा हूं मैं कैलकुलेट इसको सर। NO2 विल बी इक्वल्स टू 3 2 6 डिवाइडेड बाय 2 और ऑक्सीजन के मोल कितने आए सर 3 मोल्स। ऑक्सीजन के मोल कितने आए 3 मोल्स। ऑक्सीजन के मोल्स पूछे हैं क्या, नहीं ग्राम में मास पूछा है, तो निकाल लो ना। नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो यार। मोल की मैंने आपको 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है बोलो, 1 मोल O2 का मास 32 ग्राम। कितने मोल है 3 मोल O2 कितना हो जाएगा 32 इंटू 3, बोलो क्लियर है 96 ग्राम। ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको बोर्ड का, मैं ऊपर लिख देता हूं। लास्ट में मैंने क्या निकाला सर, मैंने निकाला कि मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मोल आए हैं 3 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल आए हैं 3 मोल, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन के 3 मोल आए। 1 मोल ऑक्सीजन का मास बता सकते हो इसके मोलर मास के बराबर। 3 मोल ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सर 32 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 96 ग्राम। तो कितना ऑक्सीजन लिबरेट हुआ 96 ग्राम, बोलो क्लियर होती है बात मेरी। तो इस तरह से आपको इस मोल कांसेप्ट को केमिकल रिएक्शंस पर लगाना है। करेगा क्या, एक के मोल्स दे देगा, दूसरे के मोल्स पूछ लेगा। अब दो 5-7 सवाल जब आप कर लेंगे ना तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं श्योर दे रहा हूं आपको। जब 5-7 सवाल आप कर लोगे तो आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप चुटकी में बता दोगे सर ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आपको इसको नोट करना है, और अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो प्लीज उसे पूछ लें, है ना। उसे छोड़े नहीं कि सर ये बात तो समझ में नहीं आई तो बाद में देखेंगे कभी, नहीं, उसको पूछ लें। जितना अच्छा आप अपना मोल कांसेप्ट बना लोगे आगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा। क्लियर हो गई ये बात मेरी, ठीक है। देखो शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, बिल्कुल मानता हूँ बात। अभी आप 11th में आए हो, ठीक है, जान रहे हो केमिस्ट्री को, थोड़ा सा अजीब लगता है। पर 12th के बच्चों को या आप 2 महीने पढ़ लोगे तो बहुत आसान सी चीजें लगने लगेंगी आपको, ठीक है। फिर भी अगर कुछ मुश्किलात आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सिंपल वे में इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज पूछें, ठीक है। अपना वर्क टाइम पे करें, है ना, उसको छोड़े नहीं, रटे नहीं। जैसे एक बच्चा कह रहा था मेरे से कि सर मेरा वर्क बचा हुआ है काफी, है ना, तो बेटा आप मुसीबत पाल ले रहे हो अपने लिए, है ना। टाइम पे काम कंप्लीट करोगे तो आगे निकलोगे, और अगर छोड़ दोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, है ना। तो इसको करना है आपको। थैंक यू।